हेलो एवरीवन। आई होप कि जो हमने लास्ट सेशन इस चैप्टर का कवर किया था, जिसमें मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी करवाया था, वो आपको क्लियर होगा, वो आपको समझ आ गया होगा। आज हम इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही अच्छा टॉपिक, विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। आज हम इसे कवर करेंगे। सो व्हाट डू वी मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? होता क्या है ये? The production possibility curve is the curve showing alternative production possibilities of two sets of goods with the given resources and techniques of production. It is also known as production possibility frontier or boundary और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जो हमारे पास तकनीक अवेलेबल है, उसके आधार पर सिर्फ दो, ये याद रखना है आपको कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, वो सिर्फ सेट ऑफ टू गुड्स को लेकर चलता है। दो ही गुड्स को लेकर स्टडी करता है कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर यूज कर हम दो कमोडिटीज में से, मान लो कमोडिटी एक्स है और कमोडिटी वाई है, तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं अगर अवेलेबल, तो मैं उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कितना प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ और कितना प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस कर सकती हूँ। जब हम इसको डायग्रामेटिकली कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री दिया हुआ है, या एक और नाम है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, वो हमें आगे चलकर पता लगेगा। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों में दो वस्तुओं के उत्पादनों, दिस इज उत्पादनों, यहां द है बीच में, उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को ही ये प्रेजेंट कर रहा है, संभावनाओं को ही प्रकट करता है कि ये संभावना है कि अगर हम दिए हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें तो हम इतना प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और इतना हम प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाऊंगी। मान लो कोई किसान है, उसके पास जमीन का एक टुकड़ा है। अब वो जमीन का टुकड़ा गिवन रिसोर्सेज हो गया, वो फिक्स्ड है, एक बार टाइम पीरियड के लिए अगर देखा जाए तो उसकी जमीन फिक्स्ड है। तो अब अपनी उस जमीन पर वो अगर दो फसलें उगाता है, 6 मंथ्स के लिए एक और अगले 6 मंथ्स के लिए दूसरी फसल, तो वो वही गिवन फसल उगा सकता है ना। या हमारे पास विद इन 6 मंथ्स भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम कोई फसल उगा सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, हमने उन्हीं गिवन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ये देखना है कि हम किस तरीके से दो पर्टिकुलर कमोडिटीज के बीच में ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं कितना एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करूं और कितना दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन करूं। इसे उत्पादन संभावना सीमा या रूपांतरण रेखा भी कहते हैं। अब देखो, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। अब रिसोर्सेज फिक्स्ड तो रहते ही नहीं है। ये हो सकता है कि अगर फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए तो हो सकता है कि फार्मर और जमीन खरीद ले, तो इसलिए गिवन रिसोर्सेज फिक्स्ड नहीं रहे, रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं, टेक्निक में भी बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि पहले वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हो खेत जोतने के लिए, अब हो सकता है कि वो मशीनों का इस्तेमाल कर रहा हो। तो इसलिए ये हमारे पास कुछ एजम्पशंस दी हुई हैं। एजम्पशंस सिर्फ एज्यूम करने के लिए होती हैं, ये वाकई में ही सच नहीं होती हैं। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में ही इन्हें हम सच मान सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहली एजम्पशन हमें क्या दे रखी है। उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा। देखो, बिल्कुल उसी तरीके का पॉइंट आ गया ना जो मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाया, कि माना ये जा रहा है कि जो साधन है वो स्थिर है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, मात्रा स्थिर होने की वजह से उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जाता है। मात्रा स्थिर है, इसीलिए मुझे डिसाइड करना पड़ रहा है ना कि मुझे अपने गिवन लैंड पर प्रोडक्ट एक्स को प्रोड्यूस करूं मैं या प्रोडक्ट वाई को प्रोड्यूस करूं। तो इसलिए मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है, मुझे ट्रांसफर करना पड़ रहा है। इसीलिए इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन कहा जाता है या रूपांतरण रेखा बोला जाता है।
ड्यू टू दी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज दे हैव टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन यूजेज टू अनदर इफ अनदर यानी कि सेकेंड प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, इसीलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोलते हैं। अब अगर मैं सेकंड देखूं, सेकंड अजम्पशन क्या है, तो वो क्या है, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। अब गिवन लैंड जो फार्मर के पास है उसे उसी गिवन लैंड का फुल और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। आगे देखो, स्थिर तकनीक, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये माना जाता है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सिर्फ फिर से दोबारा से बता दूं, सिर्फ माना जा रहा है। लास्ट एजम्पशन देखो, हमने जब मीनिंग पढ़ा था तो हमने बोला था टू सेट्स ऑफ गुड्स, तो दो वस्तुओं। इट इज एज्यूम्ड अंडर पीपीसी दैट देयर आर टू सेट्स ऑफ गुड्स ओनली फॉर द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। लेकिन अब ये फिर से जरूरी नहीं ना, एक इकोनॉमी में दो ही तो नहीं गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, और भी तो बहुत सारी प्रोड्यूस होती है ना, तो इसलिए यहां पर सिर्फ ये माना जा रहा है ताकि हम पीपीसी क्या कहता है वो आसानी से समझ सकें। तो यह मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का ही उत्पाद किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, या किया जा सकता है। तो आई होप कि जितना मैंने पीपीसी का आपको मीनिंग सा बताया वो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि अगर हमें इसे टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, और अगर हमें इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना हो तो हम डायग्रामेटिकली किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उत्पादन संभावना अनुसूची, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। देखो, जब भी हम हमारी इंफॉर्मेशन को किसी टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे अनुसूची बोलते हैं, हम उसे स्केड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, दो कमोडिटीज ली गई हैं, एक व्हीट और एक क्लोथ। अब आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं। एक पॉसिबिलिटी कहती है कि व्हीट को मत प्रोड्यूस करो, अगर हम सारा का सारा क्लोथ पर ही ध्यान दें तो वो 12 यूनिट्स तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बी कॉम्बिनेशन देखें तो बी कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर मैं व्हीट 2 पर लेकर जाती हूं तो क्लोथ 10 पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे व्हीट प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्लोथ की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं व्हीट की प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकती हूँ क्योंकि गिवन रिसोर्सेज ही हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहां बात करें तो सी पॉइंट हमें ये कह रहा है, सी कॉम्बिनेशन हमें ये कह रहा है कि हमें यहां पर अगर व्हीट और प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्लोथ और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। डी हमें ये कह रहा है कि अगर मुझे व्हीट और प्रोड्यूस करनी है तो क्लोथ 0 हो जाएगा, तो व्हीट जो है वो 6 होगी। समझ में आया कि आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे रखी हैं। अब देखो ध्यान से, उत्पादन संभावना अनुसूची के बाद जब हम इसी अनुसूची को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो वही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है। हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही हमारा कर्व है। तो अब देखो ध्यान से, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है मैंने उसी इन्फॉर्मेशन को जस्ट प्लॉट किया है कि जब व्हीट यहां है, जब व्हीट 0 है तो क्लोथ 12 है, जब व्हीट 2 है तो क्लोथ 10 है, जब व्हीट 4 है तो क्लोथ 6 है, जब व्हीट 6 है तो क्लोथ 0 है। तो जब मैं इन पॉइंट्स को इस तरीके से जोड़ दूंगी तो ये जो कर्व बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, पीपीसी। अब इसी डायग्राम में ध्यान से समझना, कई बार शॉर्ट में एमसीक्यू की फॉर्म में आता होता है कि अगर कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर है, ये जो एफ पॉइंट मैंने लिखा, तो ये पॉइंट हमें क्या दर्शा रहा है, ये पॉइंट हमें ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। मतलब हम हमारे दिए हुए साधनों का पूर्ण तौर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट पीपीसी के बाहर है, जैसे ये रहा ई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा पीपीसी कर्व तो यहां तक ही सीमित है, वो रेंज से बाहर है। तो जो बाहर है वो अनअटेनेबल है
और जो अंदर है वो हमारा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो आई होप कि इतना आपको पीपीसी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अभी तक मीनिंग करवाया है, एक टेबल सा बनवाया, अनुसूची तैयार करवाई और एक आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करवाया। अगर बाई चांस आपको एग्जाम्स में ये बातें आती हैं तो एक चीज याद रखना, जैसे हम मैथ्स में 10th में करते होते थे ना, 9th 10th में, कि हम कंस्ट्रक्शन लिखते होते थे कि स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्या है। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करना हो तो आपने जो ये डायग्राम बनाई है, आप इसी डायग्राम को थोड़ा सा लिख कर एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बेसिस पर क्वेश्चन बहुत बार आता होता है। तो वो कौन सी 2 बेसिक विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं पीपीसी की? देखो, सबसे पहली विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब रीजन क्या है, क्यों होता है? बिकॉज वी हैव टू डू शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये देखो, मैंने जो पीपीसी कर्व बनाया था वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, उसका झुकाव नीचे की तरफ है। वो इस तरह तो नहीं बन रहा, वो इस तरह तो नहीं बन रहा। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें ये कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान हमेशा नीचे की ओर होता है। ठीक है, अब देखो, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोंदर होता है। अब नतोंदर का मतलब क्या होता है? कनकेव। अगर आपको साइंस का कंसेप्ट याद हो तो आपने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बारे में सुना होगा। तो मैं आपको वही चीज थोड़ा सा दिमाग में लेकर आने के लिए कहूंगी कि भाई कनकेव इस तरीके का लेंस होता है और कन्वेक्स इस तरीके का लेंस होता है। तो याद रखो, यहां पर इन्होंने किस चीज के कनकेव कहा है? इन्होंने कहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन कौन सा होता है? ये वाला। तो ऐसे नहीं बन रहा। अगर ऐसे बने तो इसका मतलब मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है। तो ऐसे तो कन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको यहां पर अभी अभी बताया। तो इसलिए ये नहीं है हमारा पीपीसी। हमारा जो पीपीसी कर्व है वो क्या है? वो कनकेव बन रहा है, उसका मुंह पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ आ रहा है, इसलिए हमने इसे कनकेव बोला है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब देखो, मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बता दिया था कि क्यों ढलान नीचे की तरफ होता है। मैंने इसमें ये चीज अभी पेंडिंग छोड़ी है, क्योंकि जब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, इसी चैप्टर का एक छोटा सा पेंडिंग है अभी, तब मैं आपको बताऊंगी। तो आपने याद रखना है कि मैंने इस स्लाइड में आपको क्या पेंडिंग छुड़वाया है। एक लास्ट प्रॉपर्टी, इट्स वन एंड टचेज एक्स एक्सिस एंड दी अदर एंड टचेज वाई एक्सिस। अब देखो, अगर कर्व इस तरह से होता तो ये टच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप हमारी डायग्राम फिर से दोबारा से देखो तो वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसलिए ये भी एक प्रॉपर्टी है पीपीसी की कि यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को छूता है। तो आई होप कि पीपीसी का ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब बहुत ही हल्का सा एक कंसेप्ट है। हमने बोला था कि भाई रिसोर्सेज और टेक्निक स्थिर है, स्टेबल है। अब अगर उनमें चेंज हो जाए तो पीपीसी कर्व के साथ क्या होगा? अगर उनमें चेंज हो जाए तो पीपीसी कर्व के साथ क्या होगा? अगर साधनों में परिवर्तन हो, अब साधन बढ़ भी सकते हैं, साधन कम भी हो सकते हैं, तो क्या होगा? अगर साधन बढ़ेंगे तो हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। साधनों में वृद्धि होने से पीपीसी दाईं ओर खिसक जाता है। और दूसरी साइड पर अगर रिसोर्सेज कम हो जाएं, तो जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि साधनों में कमी होने से पीपीसी बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी था। पीपीसी कर्व इन केस ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन। अब देखो, तकनीक में परिवर्तन को ना इन्होंने कमोडिटीज के अकॉर्डिंगली स्टडी किया है, क्योंकि हो सकता है एक कमोडिटी में कोई चेंज ना हुआ हो, उसकी टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव ना हुआ हो सकता है कि एक में बदलाव हुआ हो। तो अगर बाई चांस मान लो कि एक कमोडिटी में बदलाव होता है, कमोडिटी वाई में बदलाव हुआ, तो पीपीसी कर्व इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अगर दूसरी में बदलाव हुई
टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अपग्रेड हुई, तो इस तरीके से बदलाव आएगा, और अगर दोनों में हो तो इस तरीके से बदलाव आएगा। एक चीज हमेशा ये याद रखना कि भाई टेक्नोलॉजी जो है ना वो इकोनॉमी में इम्प्रूव होती है, हम एक स्टेज अप जाते हैं, टेक्नोलॉजी डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है। जो आ गई है हम उसके लेवल को मेंटेन करते हैं, जो चेंज होता है वो हमारा लेवल अप करती है। तो इसीलिए मैंने इनके सभी के एरोज टेक्नोलॉजी के केस में इसी तरफ राइट वर्ड ही बनाए हैं, मैंने अंदर की तरफ नहीं बनाए हैं। तो आई होप कि आपको पीपीसी का ये सेशन पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर समझ आया, पसंद आया तो काइंडली सपोर्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय मी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये कंसेप्ट्स पहुंच सके। थैंक यू सो मच।